हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से स्कोर किया होगा, लेकिन फिर भी हम अब एक बार चेक कर लेते हैं, पेपर की एनालिसिस कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने जो अटेम्प्ट किया पेपर, कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने गलतियाँ की, किस जगह पर, किस पोर्शन में, किस सेक्शन के अंदर हम अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको छोड़ने होते हैं और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर बात करूं स्पेशली पेपर 2 की, तो आप देखेंगे पेपर 2 के अंदर जो यहां पर सबसे पहले सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के अंदर कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर सेक्शन 1 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं इंटीजर टाइप के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत इजी है, एज ए प्रॉपर्टी की तरह इसको क्लास में पढ़ाया भी जाता है। यदि आप लोगों के दिमाग में स्ट्राइक कर गया है a to b f of x dx प्लस c to d f इनवर्स x dx, इसकी वैल्यू आती है bd माइनस ac, डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा चुटकियों में। ठीक है ना, सेम इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है जिसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो हम लोगों को सिलेक्ट करने होते हैं एडवांस के अंदर। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। आप यदि थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं तो एरिया बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो फर्स्ट सेक्शन दिया हुआ है इंटीजर टाइप का, इसमें जो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हैं, इन 8 क्वेश्चंस में से हम देखेंगे यहां पर 5 क्वेश्चन तो हम लोगों को आराम से ऐसे मिल रहे हैं जो हम लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इजीली मतलब बहुत इजीली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि हम बिना एरर किए इन 5 क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कर दें, करेक्ट आंसर ले आए, तो आपकी कट ऑफ तो बेटा वैसे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी आप देखोगे यहां पर मैं आपको बताता हूं कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे कि यहां पर सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में जो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बहुत इजीली हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन 1। सेक्शन 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां पर कि हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहां पर बोला गया है अल्फा एंड बीटा बी द रियल नंबर्स सच दैट इनकी जो वैल्यू है वो -π/4 से π/4 के बीच में है। साइन अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है दैट इज 1/3 के बराबर। इसके अलावा कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी हुई है 2/3 के बराबर। और हमें फाइंड आउट करना है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है। इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान सा तरीका है। चूंकि जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं वो वैल्यूज है साइन अल्फा प्लस बीटा और एक कॉस अल्फा माइनस बीटा। इनडायरेक्टली में मैं बोलूं तो आपको एक अल्फा प्लस बीटा दे रखा है साइन और कॉस की टर्म में, और एक आपको यहां पर अल्फा माइनस बीटा दे रखा है साइन और कॉस की टर्म में। तो आपको करना क्या है, इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा सोचो। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में यदि मैं ले जाऊं तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म दोनों को क्लब कर लो। क्या आ रहा है यहां पर एलसीएम जरा देखो तो एक बार, ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाय नीचे आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा, और प्लस में यहां एलसीएम आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ऊपर हमारे पास बन जाएगा फॉर्मेट साइन बीटा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा, मतलब बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा। है कि नहीं बेटा, एक्सप्रेशन बन गया। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको मालूम है ना कितनी है, दे रखी है क्वेश्चन 1/3 है। चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा एक काम करते हैं, यहां पर साइन अल्फा कॉस बीटा, सॉरी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा है। तो जब साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होता है, साइन बीटा जब कॉस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो क्या मैं यहां पर इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं। देखो जरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, है कि नहीं।
और नीचे हमारे पास बनेगा 2 cos अल्फा cos बीटा। तो 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, है कि नहीं? प्लस ऊपर तो ऑलरेडी साइन अल्फा प्लस बीटा बन चुका है, इसमें मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। यहां पर इसको डिनोमिनेटर को जब आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा जो टर्म लिखेगी उसको क्या लिख सकते हैं? cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा, इस पूरी एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर कोशिश की है कि सारी की सारी जो टर्म है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की टर्म्स में आ जाए, एक्सेप्ट चूंकि साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा वाली जो टर्म है वो अभी अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में नहीं है। तो आप चाहें तो यहां पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करके आप यहां पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए जरा क्या बनेगा अगला टर्म। यहां पर इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है एक्सप्रेशन में? cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ये लिखा हुआ है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा माइनस बीटा। और फिर प्लस में कितना आया बेटा? यहां पर प्लस में चेक करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा, 2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा, और इसके नीचे आपको डिवाइड में दिखेगा cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा। इस पूरी एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यही एक्सप्रेशन बनेगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो साइन अल्फा प्लस बीटा आपको 1/3 दे रखा है, चूंकि अल्फा की वैल्यू 0 से π/4 है और बीटा की वैल्यू माइनस π/4 से 0 है। तो आप देखेंगे कि जब आप यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कहां से कहां तक मिलेगी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस π/4 से प्लस π/4 में। तो यहां से जब हम cos अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे तो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 2√2 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि माइनस π/4 से प्लस π/4 यदि हम एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा यदि पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 से π/4 होनी चाहिए। माइनस π/4 से 0 यदि होता तो उस केस में साइन की वैल्यू नेगेटिव आती। क्लियर है पॉइंट? तो यहां से cos अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। सेम इसी तरह से आप देखिएगा cos अल्फा माइनस बीटा आपको क्या दे रखा है? 2/3। तो आप यहां से साइन अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे कैलकुलेट? वो तो मालूम है ना, क्योंकि cos थीटा जब डिफाइन करते हैं तो वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जब साइन थीटा निकालते हैं तो ये आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? √5 डिवाइडेड बाय। तो यदि आपको यहां पर साइन अल्फा प्लस बीटा पता है, साइन अल्फा माइनस बीटा पता है, cos अल्फा प्लस बीटा पता है, cos अल्फा माइनस बीटा पता है, तो यदि ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहां पर पुट कर दें तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। ठीक है ना बेटा? समझ में आ गया तरीका सिंप्लीफाई करने का, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप देखेंगे यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है ये बहुत इजीली हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। क्या लिखा हुआ है जरा यहां पर देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, dy अपॉन y टाइम्स y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू dx अपॉन x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। तो यदि हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें तो हमारा आंसर बन जाएगा। इसको सबसे पहले यहां पर ध्यान दो, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 4 माइनस y, इस फॉर्मेट में इसको लिखो। ठीक है ना? और डिवाइड में नीचे कितना आ जाएगा? 1/4 इंटीग्रेशन dy इज इक्वल्स टू इधर आ जाएगा ln x प्लस ln c। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ln ऑफ y माइनस 4 अपॉन y
इज इक्वल्स टू ln ऑफ cx। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो आप बोल सकते हैं कि y माइनस 4 अपॉन वाई, इसका मॉडुलस जो आएगा दिस इज इक्वल टू cx रेज टू द पावर 4। अब आपको यहां पर प्लस साइन कंसीडर करना है, माइनस साइन कंसीडर करना है, वो चीज कहां से मिलेगी? आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 2 के बराबर दे रखी है। तो यदि x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 2 है, क्योंकि यहां से दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। जब आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे कि यहां पर एक बार इसको प्लस साइन से ओपन करना पड़ेगा और एक बार इसको माइनस साइन से ओपन करना पड़ेगा। y माइनस 4 अपॉन इज इक्वल टू माइनस टाइम 6x रेज टू द पावर 4। जब मैं y की जगह यहां पर x की जगह 1 पुट करता हूं, y की जगह पे 2 पुट करता हूं, तो आप देखेंगे y की जगह 2 पुट करने पर यहां लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, जबकि राइट हैंड साइड वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये जो हमारे पास फंक्शन आएगा यहां पर, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और आप इवन ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जब y की जगह यहां पर हमने 2 पुट किया तो 2 पुट करने पर ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? -1, माइनस कट गया। x की जगह 1 पुट किया तो c की पावर 4 हमारे पास कितना आ गया यहां से? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 के बराबर। ठीक है ना? तो हमारे पास फंक्शन जो फाइनली बनेगा वो क्या हो जाएगा? 4 माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4। तो उसके बाद आपसे पूछा गया है यहां पर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू √2। तो x की जगह पर यदि हम √2 यहां पर पुट कर दें तो फाइंड आउट कर सकते हैं y की वैल्यू कितनी आ रही है। y ऑफ √2 की जो वैल्यू हमें मिलेगी यहां से, ये वैल्यू आ जाएगी 4/5 के बराबर। ठीक है ना? तो यदि ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं तो हम देखेंगे हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा बेटा? इक्वल टू 8। क्लियर है? आते अगले क्वेश्चन पर। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान दें, ये काफी इजी है, क्योंकि आपको याद होगा इस तरह का जो फॉर्मेट है ये आप लोगों को क्लास में बताया जाता है कि जब कभी भी हम इनवर्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इनवर्स फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। बस आपको यहां पर यह आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके पास फंक्शंस दिए हुए हैं ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स लिखे हुए हैं। आप देखिए जरा यहां पर, यदि इस फंक्शन की मैं बात करूं, यदि ये फंक्शन f ऑफ x है तो आप देखिए कि जब आप इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे तो इसका इनवर्स यहां पर क्या मिलेगा आपको? क्या यही फंक्शन नहीं मिलेगा? मिलेगा ना बेटा? यदि इसको मैं a मान लेता हूं तो क्या ये वैल्यू f ऑफ a के बराबर नहीं आ रही है? देखो जरा, x की जगह पर यहां 1 पुट करो तो x की जगह पे 1 पुट करोगे तो log 2/2 की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब ये f ऑफ a आ रहा है। यदि आपने इस वैल्यू को b अज्यूम कर रखा है तो आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू b यहां पे पुट करते हैं तो log 9/2, मतलब ये वैल्यू f ऑफ b के बराबर नहीं आ रही है क्या? तो जब कभी भी हम कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन f ऑफ a टू f ऑफ b f इनवर्स x dx, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो रिजल्ट आता है ये इक्वल होता है b टाइम्स f ऑफ b माइनस a टाइम्स f ऑफ a। क्यों ना हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करें क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि a और b पता है, f ऑफ a और f ऑफ b पता है, तो यदि मैं सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर दूं तो मैं बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं आंसर कितना आएगा। log 9/2 माइनस 1 इंटू 1, यही बनेगा ना एक्सप्रेशन। b की जगह 2 पुट कर दो, f ऑफ b हो गया log 9/2 माइनस a इंटू f ऑफ a कितना हो गया? तो यदि इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितना आ जाएगा आंसर फाइनली। इसका बॉक्स पूछा गया है एक्चुअली में द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं log 9/2 की जो वैल्यू मिलेगी, तो आप देखेंगे log 9/2 की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है और ये वैल्यू 4 से छोटी है। इसका मतलब 2 टाइम्स log 9/2 की जो वैल्यू मिलेगी ये वैल्यू 6, ठीक है, और इसमें से 1 घटा दो तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये वैल्यू जो आ रही है 5 और 7 के बीच में आ रही है, इवन उससे भी छोटी आएगी। ठीक है ना? तो आंसर जो आएगा हमारा फाइनली 5 हो जाएगा। क्लियरली दिख रहा है? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4।
द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विथ सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आपने लॉग के अंदर बहुत किए होंगे। लॉग का क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्टली सीधा सीधा करना क्या है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर x की पावर में आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो यदि हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं विद द बेस 5। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर लॉग कैलकुलेट करते हैं विद द सेम बेस 5, तो आप देखेंगे कि ये पावर जो है वो तो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 16 टाइम्स लॉग x बेस 5 रेज टू द पावर 3 माइनस 68 टाइम्स लॉग x बेस 5, और इसके मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, लॉग x बेस 5 इज इक्वल्स टू, जब यहां पर आप लॉग लेंगे विद द बेस 5 तो आप देखेंगे पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और लॉग 5 बेस 5 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद करना क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए, चूंकि पूरा की पूरा जो इक्वेशन है वो log x बेस 5 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए log x बेस 5 को अज्यूम कर लेंगे t के बराबर, या चाहो तो a अज्यूम कर सकते हो। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 16 टाइम t की पावर 4 माइनस 68 टाइम्स t स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन फैक्टर जो यहां पर कट रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, जैसे कि 4 कट रहा है तो 4 कटेगा तो बनेगा 4 टाइम्स t की पावर 4 माइनस 17 टाइम टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे यहां से 4 टी स्क्वायर माइनस 1 और एक टी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। तो आप देखेंगे कि जब मैं यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं x की वैल्यूज को, यदि log x बेस 5 को हमने t मान रखा है तो आप देखेंगे कि यहां से x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी बेटा, चूंकि यहां से t की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 4 वैल्यूज मिलेंगी, t1 t2 t3 t4। तो आप देखेंगे इसका मतलब जब मैं t की 4 वैल्यूज यहां पे पुट करूंगा t1 t2 t3 t4 तो x की मुझे करस्पॉन्डिंग 4 वैल्यूज मिलेंगी। और हमें क्या पूछा गया है यहां पर, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव रियल वैल्यूज। तो ध्यान देना, जब आप यहां पर x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इन चारों वैल्यूज का जब प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू मिलेंगी 5 की पावर t1, 5 की पावर t2, 5 की पावर t3, 5 की पावर t4। चूंकि इन सभी नंबर का बेस सेम है इसलिए यहां पर क्या होगा, पावर इनकी ऐड हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। चूंकि आप देख सकते हैं यहां से t1 प्लस t2 की वैल्यू 0 आएगी और यहां से t3 प्लस t4 की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब यदि t1 प्लस t2 0 है और t3 प्लस t4 की वैल्यू भी 0 है तो मतलब है फाइनली एक्सप्रेशन क्या बन गया है, 5 की पावर 0 मतलब, ठीक है ना। तो यहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली आंसर कितना आएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1 की, ठीक है ना। लॉगरिथमिक इस क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस की है क्योंकि सबसे पहला चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, लॉगरिथमिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप ये सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और सभी लोगों ने करेक्ट सॉल्व किया होगा, ये भी मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है हम लोगों से, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट, ठीक है। ये प्योरली लिमिट के ऊपर है, आपको यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करनी है लिमिट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करा जाएगा, जहां जहां पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनता हुआ दिखे उसको सेपरेट करते जाओ और जो बचा हुआ फॉर्मेट है उसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि यहां पर क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा आपको दिख तो रहा है ना, यहां पर नीचे जो हमारे पास x की पावर है वो कितनी है बेटा, नीचे x क्यूब है। तो जब जब ऊपर एक्स क्यूब बनता जाए आप उसको एक्स क्यूब से डिवाइड लगा के उसकी लिमिट फाइंड आउट करते जाओ। जैसे कि यहां पर पहला टर्म e की पावर एक्स क्यूब, क्या करेंगे यहां पर इसमें 1 ऐड कर देंगे और 1 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। प्लस 1 सब्ट्रैक्ट किया है तो 1 आपको ऐड भी करना पड़ेगा, माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, इसकी लिमिट अलग से निकाल लेंगे रैशनलाइज करके। इसके अलावा क्या बनेगा, यहां पर
इसके अलावा यहां पर बनेगा हमारे पास फॉर्मेट, एक तो होगा साइन एक्स और इसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस पूरी एक्सप्रेशन के नीचे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब। तो जब आपने इसको एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो ये लिमिट सेपरेट हो जाएगी, स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 के बराबर आएगी। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस फंक्शन को रैशनलाइज करना पड़ेगा। मैं हर एक टर्म को यहां पर सेपरेट करके लिख देता हूं, e की पावर एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, लिमिट सॉल्व हो जाएगा। इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो आपको सभी को मालूम है इसको रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है। आप चाहें तो यहां पर इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज x इज अ वेरी स्मॉल नंबर। तो जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करोगे तो फर्स्ट 2 टर्म आपको लिखनी है, आगे की जो भी हाईएस्ट पावर टर्म्स हैं वो रिजेक्ट होती चली जाएंगी। तो आप चाहें तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, दोनों मेथड है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर इसको रैशनलाइज कर देता हूं। a माइनस बी को रैशनलाइज करना होता है तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ऊपर बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब बनेगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब कट जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा 1, ठीक है। सेम इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी रैशनलाइज कर लेते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो आई होप मेरे ख्याल से सारी की सारी जो टर्म्स हैं अब वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हैं, तो आप इजीली यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं इसका लिमिट कितना आएगा। सबसे पहले फर्स्ट टर्म की बात करें, स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, प्लस इसकी बात करते हैं, चूंकि यहां पर इंडिटर्मिनेट फॉर्म एक्स क्यूब ऊपर नीचे मैंने कैंसिल आउट ऑलरेडी कर दिया है, तो आप देखेंगे एक्स की जगह वैल्यू 0 पुट करने पर वैल्यू मिलेगी 1/3, और जो तीसरा टर्म बचा है यहां पर जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो sin x अपॉन x 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कट चुका है, तो आप देखेंगे यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, -1/2 के बराबर। तो यही हमारा आंसर है, यहां पर 4/3, इसमें से 1/2 हम लोग घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा यहां से 5/6, बिल्कुल। तो 6 बीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 6 बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5 के बराबर, ठीक है ना। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया है, अच्छा क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा सभी लोगों से। तो इसी तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वही हम लोगों को सिलेक्ट करने होते हैं जब हम कभी भी पेपर को अटेंड करते हैं, यही हमारे स्कोर को बूस्ट करते हैं। यदि आप क्वेश्चंस में अटक जाओगे किसी एक क्वेश्चन में, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हालांकि ये क्वेश्चन बन जाएगा यदि आपको मेथड पता है तो, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। देखो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें दिया हुआ है यहां पर, ये भी मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, काफी मजेदार है, और जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। यदि आपको याद हो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं तरीका क्या रहता है यहां पर सिंप्लीफाई करने का। मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है यहां पर, और बोला गया है इफ दिस पॉलिनोमियल इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ 9 बीटा फाइंड आउट करना है कितना आएगा। आप देख सकते हैं यहां पर ये जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, कैन आई राइट दिस एक्सप्रेशन एज a raised to the power 5 into a square minus beta minus 1 into a minus beta times I, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यदि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप ध्यान देना कि जब मैं यहां पर इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूं तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कितना आता है, बीटा -2 + 2, ये 0 हो गया, -0 और +1 के साथ कितना आएगा, 2 - 3 मतलब -1। मतलब कहने का ये है यहां पर कि मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यदि आप चाहते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट सिंगुलर बन जाए, मतलब यदि ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए, -5 बीटा आई इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ इनडायरेक्टली कहने का, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर माइनस बीटा 1 माइनस बीटा आई इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए,
एक तो तरीका अब ये हुआ, यदि आप बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स ए जो आपको दे रखा है उसको यहां पे पुट कर दें, मतलब पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लें, फिर मैट्रिक्स ए यहां पे पुट कर लें, सिंप्लीफाई करें, उसका डिटर्मिनेंट निकालें और उसको जीरो बना दें। थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ऑल्टरनेट तरीका क्या होता है, जब कभी भी क्वेश्चन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से पूछा जाता है या आप कभी भी एक पॉलिनोमियल डिफाइन करना चाहते हैं जिसका कि एक रूट क्या होता है, उसका एक रूट है मैट्रिक्स ए, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ऑल्टरनेट तरीका होता है। और वो ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, हम यहां पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए डिफाइन करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। आप देखिए जरा, ए माइनस लैम्डा आई डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा हमारे पास बीटा माइनस लैम्डा, इधर ये वाली टर्म सेम रहेगी, दिस इज 2 दिस इज 3, ये बनेगा 0 ये 1, यहां पर लैम्डा आपको सेपरेट करना है और ये एज इट इज रहेगा -2, ये 1 है, ये -2 ये माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहां पर सिंप्लीफाई करने पर लैम्डा में जो पॉलिनोमियल बनेगी उसका एक रूट क्या होगा, मैट्रिक्स ए। इसलिए आप यहां से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं वो पॉलिनोमियल कौन सी है जिसका कि एक रूट क्या होगा, मैट्रिक्स ए। ठीक है ना, तो फाइंड आउट कर लेते हैं जरा एक बार, फटाफट से एक्सपेंड कर लो इसको। बीटा माइनस लैम्डा, इसके साथ में क्या आएगा यहां से, लैम्डा -1 इंटू लैम्डा +2 और 1 के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 के लिए कितना आएगा, 2 - 3 टाइम्स 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो क्या क्या कुछ आ रहा है, कट पिट रहा है। तो बीटा माइनस लैम्डा, ये हो गया बेटा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया और इधर से कितना आ गया है, माइनस और माइनस प्लस 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो जरा, और क्या आया, माइनस लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर का टर्म निकालोगे तो यहां से आएगा बीटा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, मतलब बीटा -1 इंटू लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा का कोफिशिएंट निकालोगे तो लैम्डा का कोफिशिएंट आएगा बीटा +3 इंटू लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। चूंकि ये जो लैम्डा में क्यूबिक बना है इसका एक रूट क्या होगा, हमेशा मैट्रिक्स ए, तो आप बोल सकते हैं यहां से a³ माइनस बीटा -1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बीटा +3 इंटू ए +1 इज इक्वल टू 0। ये वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है जिसका कि एक रूट क्या है, ए है। तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है यहां पर, वो वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू हमें चाहिए a³ माइनस टाइम्स बीटा -1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बीटा। ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है और ये वैल्यू आपको बहुत इजीली यहां से मिल जाएगी, दिस इज इक्वल टू 3a माइनस आई के बराबर। ठीक है ना बेटा, a³ माइनस टाइम्स बीटा -1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बीटा। जब हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहां से तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3a माइनस आई के बराबर। देखो जरा, यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, जो वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है वो यही वाली तो है। इस एक्सप्रेशन को आप चाहो तो इस तरह से भी तो लिख सकते हो, a⁴ इंटू a³ माइनस बीटा -1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बीटा टाइम्स ए। यही तो फाइंड आउट करना है हम लोगों को, यही तो है जो मैं दे रखा है। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, जो अभी हमने निकाला वो वैल्यू किसके बराबर है, 3a माइनस आई के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ फाइनली, यदि मैं बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 3a माइनस आई का डिटर्मिनेंट 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं फाइनली जो हमें आंसर चाहिए, बीटा -1 ए स्क्वायर माइनस बीटा ए, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3a माइनस आई, जिसको हम क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 बना देंगे, तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेटा बीटा की जो वैल्यू यहां से आती है हमारे पास वो 1/3 के इक्वल आती है, इसलिए 9 बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 3 के बराबर।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन ये मुझे लगता है एग्जाम के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इसलिए बेटर होगा इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए। सेकंड अटेम्प्ट में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो जो क्वेश्चंस इजी हैं पहले उनको सिलेक्ट कर लो, वो क्वेश्चन जब आपसे सारे के सारे बन जाएं, जब दूसरी बार इसको जब अटेम्प्ट करोगे पेपर को, तब आप इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सिलेक्टिव हम लोगों को होना पड़ेगा जब हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं स्मार्टली, ठीक है ना बेटा। समझ में आ गया तरीका सिंप्लीफाई करने का? चलिए गुड।